नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे नववर्ष की। जी हाँ, हिंदू मान्यता के हिसाब से अब नववर्ष की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में नव संवत भी इसे कहा जाता है और इस दौरान ग्रहों का क्या हालचाल रहेगा ये भी हम जानेंगे और साथ ही साथ नवरात्र की भी शुरुआत इसी के साथ हो जाती है। तो नवरात्र के पहले दिन कौन सी माता की पूजा अर्चना आपको करनी है और साथ ही साथ कलश स्थापित करने के क्या कुछ नियम है, क्या कुछ यहाँ पर सावधानियां आपको बरतनी है और साथ ही साथ सबसे अहम बात, मुहूर्त कब है कलश स्थापना का। ये तमाम चीजें हैं जो आज हम पंडित जी से जानेंगे, लेकिन शुरुआत हम कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप कोई रुका हुआ काम पूरा करना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम नहीं बन पा रहा, नहीं पूरा हो पा रहा, तो लगातार 3 दिनों तक भगवान गणेश को दूर्वा की माला, दूब घास की माला लगातार 3 दिनों तक अर्पित करके प्रार्थना करिए। आपका रुका हुआ, फंसा हुआ काम निश्चित रूप से बन जाएगा। तो एक प्रयोग जो कि आप अपना सकते हैं और अपना गुड लक चमका सकते हैं, पंडित जी ने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं पंचांग की तरफ और जान लेते हैं 22 मार्च यानी कि बुधवार का पंचांग क्या है। दिनांक 22 मार्च 2023, दिन बुधवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:20 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, शाम के 3:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है और आज का ये खास एपिसोड नवरात्र से और नववर्ष से जुड़ा हुआ भी है। तो इसी के साथ आपको पंडित जी बताएंगे कार्यक्रम में आगे कलश स्थापित कब आपको करना है, मुहूर्त क्या है उसका। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हिंदू नववर्ष की विशेषता क्या होती है। पंडित जी, सबसे पहले गुड न्यूज टुडे के तमाम दर्शकों को हिंदू नववर्ष की, नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि रेखा ने कहा कि ये हिंदू नववर्ष है, हिंदू न्यू ईयर है, जिसे हम नव संवत्सर कहते हैं। हिंदू धर्म में चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को नए साल की, नव संवत की शुरुआत होती है। इसे भारतीय नववर्ष भी कहा जाता है। इसका आरंभ महाराज विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसको विक्रम संवत भी कहते हैं। इसी दिन से वासंतिक नवरात्र की शुरुआत भी होती है। इसी दिन से चैत्र नवरात्र का आरंभ होता है और लगभग इसी समय से सूर्य भचक्र की पहली राशि मेष में प्रवेश करता है। लगभग मोटे तौर पे यही समय होता है जब सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करते हैं या करने वाले होते हैं। इस समय से ऋतुओं और प्रकृति में परिवर्तन भी आरंभ होता है। धीरे धीरे सर्दियां समाप्त हो जाती हैं और वसंत धीरे धीरे गर्मियों की तरफ बढ़ता है। इस बार नव संवत्सर 22 मार्च से आरंभ हो रहा है। 22 मार्च से नया संवत, नया साल शुरू होगा और इस नए साल में देश दुनिया का क्या हाल होगा, क्या प्रभाव होगा, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। तो हिंदू नववर्ष की विशेषता के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया और विस्तार से, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि आगे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल राशियों पर अब नजर डाल लेते हैं, देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या है। मेष राशि,
स्वास्थ्य पर अभी भी आपको ध्यान बनाए रखना है, ध्यान दीजिए। किसी भी तरह के वाद विवाद से बचाव करिए और धन के लेन देन में सावधानी रखिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा बना रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको नए काम में सफलता भी मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं और आपके तमाम पारिवारिक मामले भी इस समय हल होंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के लोगों का दिन कैसा रहने वाला है और उनका भाग्य उनका कितना साथ देने वाला है, ये पंडित जी ने बताया आपको। फिलहाल आगे बढ़ते हैं आज के ईमेल की तरफ और देख लेते हैं जो पहला सवाल है हम किसका लेने जा रहे हैं। पंडित जी जी, आज का पहला प्रश्न हमें शिप्रा श्रीवास्तव जी ने लिखा है और शिप्रा हमें मेल लिखती हैं लखनऊ से। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1984, 1984। जन्म का समय है सुबह के लगभग 9 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। शिप्रा कह रही हैं कि इनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी चल पा रही है, अलग नहीं होना चाहती हैं कि यही वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाए। तो वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? शिप्रा, एक बात आप समझ लें कि आपका वैवाहिक जीवन एवरेज ही रहेगा। इसके एक्सीलेंट होने के चांसेस नहीं बनते हैं। हाँ, थोड़ा प्रयास करने से इसमें सुधार आएगा और ज्योतिष के हिसाब से इस साल के अंत में अक्टूबर के बाद थोड़ा सा बेटरमेंट इसमें होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पन्ना बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना धारण जरूर कर लें। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नव संवत्सर यानी कि हिंदू नववर्ष का ज्योतिषी महत्व क्या होता है। पंडित जी, जब हिंदू नववर्ष शुरू होता है, नव संवत शुरू होता है, तो इसका एक विशेष नाम होता है। ऐसा नहीं है कि हम कह दिए अंग्रेजी कैलेंडर में कि 2023 है, 2024 है, वो तो रहेगा ही, अंक तो रहेगा ही, लेकिन हर संवत का एक विशेष नाम होता है और उस नाम के हिसाब से संवत का एक फल होता है। इसके अलावा पूरे संवत के लिए ग्रहों का एक मंत्रिमंडल भी होता है।
कौन सा ग्रह राजा है, कौन मंत्री है, कौन सेनापति है, कौन वित्त मंत्री है। एक मंत्रिमंडल होता है और इसी मंत्रिमंडल के ग्रहों के आधार पर ये पूरा साल शुभ होगा या अशुभ होगा, इसके शुभ अशुभ फलों का निर्धारण होता है। मौसम, अर्थव्यवस्था, जनता, सुरक्षा, यहां तक कि बारिश यानी बरसात इन्हीं ग्रहों के मंत्रिमंडल से निर्धारित होती है। तो जब हम ग्रहों का एक मंत्रिमंडल बनाते हैं तो हम ये समझते हैं कि राजा कौन होगा, मंत्री कौन होगा, वर्षा की फसलों का स्वामी कौन, गर्मी की फसलों का स्वामी कौन, गृह मंत्री कौन, वित्त मंत्री कौन, सुरक्षा का ग्रह कौन, और उसके हिसाब से ये समझते हैं कि ये साल देश दुनिया के लिए कैसा रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये गणना अंदाज से की जाती है, उसका एक सिद्धांत है जो मेदिनी ज्योतिष के अंतर्गत आता है, उसी के आधार पर गणना करके हम ये तमाम चीज़ें जानते हैं और इन तमाम चीज़ों के आधार पर समझते हैं कि आने वाला वर्ष कैसा रहेगा देश के लिए और दुनिया के लिए। तो हिंदू नववर्ष के बारे में, नव संवत्सर के बारे में आज हम पंडित जी से जान रहे हैं और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि कलश स्थापित कब करना है, क्योंकि नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। तो आपको कुछ ही देर में हम बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। अगली 3 राशियों पर फिलहाल नजर डाल लेते हैं, देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या है। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपका बहुत हद तक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। रुके हुए काम अब आपके पूरे होंगे और आपको उपहार का, सम्मान का लाभ भी मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। करियर में सावधानी से निर्णय लीजिएगा। शिक्षा पर अपने विशेष ध्यान बनाए रखेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, कारोबार की स्थिति कुल मिला के ठीक रहेगी। करियर में आपको लाभ होगा और आपकी तमाम पारिवारिक चिंताएं भी इस समय दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लेते हैं जो अगला ईमेल है उनका क्या सवाल है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें विशाल जी ने लिखा है और विशाल जी हमें मेरठ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 14 मई 1990, 1990। जन्म का समय है रात को 11:15 और जन्म का स्थान है मेरठ। विशाल जी लिख रहे हैं कि एक व्यवसाय काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। तो क्या व्यवसाय में बदलाव करना चाहिए या आने वाले समय में इसी व्यवसाय में उन्नति हो जाएगी?
विशाल जी, आपकी कुंडली के हिसाब से जो व्यवसाय आप अभी कर रहे हैं, ये व्यवसाय आपके लिए बिल्कुल ठीक है, इसको आप चलने दीजिए। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी लग रहा है कि जून के बाद आप किसी नए व्यवसाय में जाएंगे और इसके साथ 2 व्यवसाय एक साथ करेंगे तो दोनों आपके लिए बेहतर होगा। आने वाले समय में व्यवसाय की और धन की स्थिति आपकी कुंडली में बेहतर दिखाई दे रही है। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा के पहन लें। और दूसरा काम करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह के समय 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अगले सवाल की कर लेते हैं, उसका जवाब पंडित जी से ले लेते हैं। इस बार के नव संवत्सर में ग्रहों का क्या खेल है, ग्रहों का मंत्रिमंडल कैसा है और इसका फल किस प्रकार रहने वाला है आपके जीवन पर? चलिए जानते हैं पंडित जी से। आपको पहले बताया कि हर नव संवत्सर में ग्रहों का एक मंत्रिमंडल होता है। इसका फल कैसा होगा? देखिए, ये जो है नव संवत्सर जो आरंभ हो रहा है, ये विक्रमी संवत 2080 है। विक्रमी संवत 2080 है। इसका नाम है नल। इस संवत के राजा हैं बुध और मंत्री हैं शुक्र। राजा बुध होने से जन साधारण की उन्नति होगी, क्योंकि दोनों सौम्य ग्रह हैं। बुध भी सौम्य ग्रह है, शुक्र भी सौम्य ग्रह है, तो ये जनता के लिए अच्छा होगा। धन धान्य का बाहुल्य होगा, लोगों की स्थिति में सुधार होगा और पहले की तुलना में लोगों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। मंत्री शुक्र के होने से महंगाई थोड़ी घटेगी, जनता थोड़ी राहत की सांस लेगी। मेघेश यानी रेन डिपार्टमेंट, मौसम के डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं वो हैं बृहस्पति। इसीलिए वर्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर रह सकती है। सुरक्षा मंत्री भी बृहस्पति हैं, इसलिए देश की सुरक्षा अच्छी तरह से मजबूती से बनी रहेगी। तो ग्रहों के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि किस तरीके का हाल यहाँ पर ग्रहों का रहने वाला है। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली 3 राशियों की तरफ देखते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या है? तुला राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिख रहा है। धन के खर्चों पर ध्यान दें। काम थोड़ा बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। परिवार में आपके मंगल कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है। महत्वपूर्ण काम इस समय रुक सकता है।
पारिवारिक समस्या का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है आपका भाग्य। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देख लेते हैं अगला ईमेल किसका है, उनका सवाल क्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें प्रवीण जी ने भेजा है, दिल्ली से लिखते हैं ये। 10 मार्च 1973 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 8:30 और जन्म का स्थान है इनका दिल्ली। ये कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा है और स्वास्थ्य के अलावा पारिवारिक अशांति भी बहुत है, मुझे क्या उपाय करना चाहिए? सबसे पहले प्रवीण जी आपको बता दूं कि आपका बृहस्पति इतनी सही स्थिति में बैठा हुआ है कि आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और थोड़े बहुत उतार चढ़ाव किसी के जीवन में भी आते हैं तो आपके में भी आ गए। लेकिन ये जो समस्या है पारिवारिक अशांति की, आपके स्वास्थ्य की, इसको लेके इतना तनाव मत पालिए, समय आने पे ये ठीक हो जाएगा। वैसे ज्योतिष ये कहता है कि अप्रैल के बाद से आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। अभी आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः पीला पुखराज बनवा के धारण कर लें और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो नव संवत्सर की आज हम बात कर रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ जो सवाल है वो पंडित जी से यहाँ पर लेना चाहेंगे। ग्रहों की क्या चाल रहेगी ये तो हमने जान लिया, लेकिन देश दुनिया पर क्या प्रभाव होने वाला है, आइए ये भी जान लेते हैं। अब इस नव संवत्सर का देश और दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नव संवत की जो कुंडली बन रही है ये बन रही है वृश्चिक लग्न की और मीन राशि की। मंगल अष्टम भाव में विद्यमान हैं और इस नव संवत की कुंडली के केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, तो दुर्घटनाएं, युद्ध जैसी स्थितियां पूरे विश्व में अशांति फैलाए रखेंगी, उपद्रव मंगल की वजह से होगा। विश्व में सत्ता परिवर्तन और बड़े राजनेताओं के जीवन पर संकट भी पैदा होगा। भारतवर्ष में वर्षा से समस्या और धार्मिक उन्माद जैसी स्थिति दिखाई देती है। तो क्या असर देश दुनिया पर रहने वाला है ये तो आपने जान लिया है। फिलहाल प्रथम दिन नव संवत के यानी कि हिंदू नववर्ष के दिन पहला जो है उस दिन आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो पूरा संवत है वो मंगलमय हो सके, चलिए जान लेते हैं। प्रातः काल स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। 22 मार्च से नव संवत शुरू हो रहा है, तो साल के पहले दिन स्नान करके सूर्य को अर्घ दें। घर के मुख्य द्वार पर वंदन वार लगाएं। अपने इष्ट देव या अपने इष्ट देवी की विधिवत आराधना करें। हाथ में गंध, सुगंध, अक्षत, फूल और जल लेकर नव संवत की पूजा करें, ईश्वर की पूजा करें और ये प्रार्थना करें कि आने वाला नव संवत मंगलकारी हो, शुभ हो हम सबके लिए, पूरी देश दुनिया के लिए। नव संवत के पहले दिन नीम के कोमल पत्ते और जो मौसम के फूल होते हैं उनका चूर्ण बनाया जाता है। उसमें काली मिर्च, नमक, हींग, जीरा, मिश्री, इमली और अजवाइन मिला करके पहले दिन खाया जाता है। वैसे ज्यादातर आयुर्वेद वाले कहते हैं
कि पूरे महीने में चैत्र के जो 15 दिन होते हैं नव संवत के, उन 15 दिन सुबह उठ करके नीम के कोमल पत्ते खाने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे रक्त विकार जैसे शारीरिक रोग शांत रहते हैं और पूरे साल भर स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब नव संवत का मामला है, नए साल का मामला है, तो इस दिन घर में अच्छा माहौल बनाए रखें, आनंद मनाएं, खुशियां मनाएं, घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाएं। आप चाहें तो अपने छत पर ध्वजा यानी नारंगी रंग का ध्वज भी फहरा सकते हैं। ऐसा करना भी बहुत शुभ रहेगा। तो चलिए, क्या कुछ करना यहाँ पर आपको चाहिए पहले दिन नव संवत के यानी हिंदू नववर्ष के दिन, ताकि आपका जो बाकी संवत हैं वो मंगलमय रहें, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। लेकिन कलश स्थापित भी किया जाता है, क्योंकि नवरात्र की शुरुआत भी होगी, तो कलश स्थापना किस मुहूर्त में आपको करनी है ये कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे। फिलहाल नजर आखिरी 3 राशियों पर, देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन करियर में आपको सफलता भी मिलेगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। परिवार में आपके मंगल कार्य हो सकता है। महत्वपूर्ण काम इस समय आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की बाधाएं आपकी दूर होंगी। मानसिक तनाव आपका समाप्त होगा। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, सभी राशियों का हाल पंडित जी ने आपको बताया कि आप लोगों का भाग्य आपका कितना साथ देगा। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी, और देख लेते हैं जो आखिरी सवाल है वो आज हम किसका लेने जा रहे हैं पंडित जी। जी, आज का आखिरी प्रश्न हमें वैष्णवी ने लिखा है। वैष्णवी की जन्म तारीख है 14 अप्रैल 1989। जन्म का समय है रात के 8:05 और वैष्णवी का जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि मेरे विवाह होने की क्या संभावना है, मेरा विवाह कैसा होगा, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वैष्णवी, आपकी कुंडली के हिसाब से इसी साल आपकी शादी होगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इस वर्ष के अंत में आपका विवाह होगा, आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ। वैवाहिक जीवन आपकी कुंडली में एवरेज दिखाई दे रहा है, मध्यम दिखाई दे रहा है, उसे बहुत अच्छा नहीं कह सकते। इसलिए जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिला करके तभी विवाह करिएगा। अभी आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहन लें।
सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप भी अपने सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। तो जैसा कि हम शुरुआत से ही आपको बता रहे हैं कि नव संवत्सर की शुरुआत हो चुकी है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में नवरात्र भी शुरू होते हैं और नवरात्रों में कलश स्थापना को बेहद ही अहम माना जाता है। तो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इसका महत्व क्या है, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नव संवत की या हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। वहां से चैत्र नवरात्र भी शुरू होता है। तो चैत्र नवरात्र भी एक साथ होगा और हिंदू नववर्ष भी उसी समय से शुरू होता है। और चैत्र नवरात्र के इसी दिन से देवी के नव दुर्गा स्वरूप की उपासना होती है। अगले 9 दिनों तक अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है, नव दुर्गा स्वरूप की पूजा होती है। नव दुर्गा स्वरूप की पूजा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि पहले दिन देवी की विशेष उपासना के लिए कलश की स्थापना की जाए और कलश की स्थापना करने से पूजा संपूर्ण होती है। पूजा के ज्यादा शुभ और बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। कलश की स्थापना भी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी नवरात्रि के पहले दिन ही की जाती है। और जब आप कलश की स्थापना करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान मुहूर्त का रखना होता है। मोटे तौर पे इस बार जो प्रतिपदा तिथि है वो 22 मार्च को रात के 8:20 तक है। तो रात के 8:20 तक ही पहली तिथि है। इसलिए आप किसी भी समय कलश स्थापित करें, सुबह करें, दोपहर करें, शाम करें, रात के 8:20 के पहले कलश की स्थापना आप अवश्य कर लेंगे। और इसका जो शुभ मुहूर्त सबसे अच्छा समय होगा वो होगा सुबह 6:22 से 7:31 के बीच में। अब हो सकता है कि आप अर्ली मॉर्निंग एकदम सुबह सुबह स्थापना ना कर पाएं। ऐसी स्थिति में आपको दिन में जब भी अवसर मिलता है, दिन में जब भी अवसर मिले, दोपहर 12 बजे से लेके 1:30 तक राहु काल का समय होता है। बुधवार को इस समय को छोड़ करके आप किसी भी समय में श्रद्धा पूर्वक कलश की स्थापना कर सकते हैं। और नवरात्रि के पहले दिन नव दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा होती है। तो सामान्यतः कलश की स्थापना के साथ आपका पूजन आरंभ हो जाना चाहिए, आपका अखंड दीपक जल जाना चाहिए और पहले दिन आप सामान्यतः माता शैलपुत्री की पूजा करें, उनका ध्यान करें, तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो नवरात्र का मौका है और ऐसे में आप ज्यादातर लोग जो है नवरात्र में व्रत का पालन भी करते हैं। तो ऐसे में व्रत के क्या नियम है, क्या किस तरीके से आपको नवरात्र में यहाँ पर व्रत रखना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। जी देखिए, 2 तरीके से लोग नवरात्रि में व्रत रखते हैं। एक तो पूरे 9 दिन रखते हैं, यानी इस बार 22 तारीख से लेकर के और 30 तारीख तक पूरा 9 दिन भी व्रत रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पूरी 9 दिन की नवरात्रि है। और एक होता है कि पहली तिथि को और अष्टमी तिथि को रखते हैं। पहली तिथि को व्रत, अष्टमी तिथि को व्रत। और जो लोग पहली और अष्टमी को व्रत रखते हैं वो नवमी को अपना व्रत समाप्त करेंगे। और जो लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं वो नवमी को व्रत समाप्त नहीं करेंगे, भले ही हवन हो जाए। समापन करेंगे दशमी के दिन, जब 9 रातें बीत जाएंगी तब। पहली बात। दूसरी बात यह है कि व्रत के दौरान अगर वास्तव में लाभ लेना है तो जल, फल और दूध का सेवन करिएगा। बाकी जो सामक के चावल, सिंघाड़े का आटा, आलू की सब्जी, ये खाने से साइकोलॉजिकली आपको भले लगे कि आप व्रत हैं, लेकिन एक्चुअली आप व्रत नहीं हैं। अगर आपको वास्तव में व्रत रखना है तो आप जल,
दूध, फल और नींबू पानी का प्रयोग करके 9 दिन व्रत रखिए, या जो भी पहली अष्टमी को रखते हैं वो व्रत रखिए, आपको फायदा होगा। अगर आप व्रत नहीं रख पाते, स्वास्थ्य आपका अलाउ नहीं करता, तो कम से कम इतना तो जरूर करिए कि 9 दिनों में सात्विक भोजन ग्रहण करिए, उसमें प्याज, लहसुन इत्यादि का प्रयोग मत करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आप बात जन्मदिन की कर लेते हैं। जिनका 22 मार्च को जन्मदिन आता है, उनके लिए आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 22 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। हालांकि करियर में नए और बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। इस साल वाद विवाद और मुकदमेबाजी से बचने का प्रयास करिए, और इस साल अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां पर थोड़ी दिक्कत हो सकती है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए अब जिज्ञासा भी दूर कर लेते हैं। और पंडित जी, सवाल ये है कि क्या रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ नहीं करना चाहिए? रामचरितमानस के अयोध्या कांड को थोड़ा सा दुख वाला लोग समझते हैं कि यहाँ से दुख है और यहाँ पीड़ा का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको नहीं पढ़ना चाहिए। जबकि रामचरितमानस के अयोध्या कांड में ही आदर्श चरित्र का आरंभ होता है। यहीं से श्री राम के भगवान राम बनने की यात्रा आरंभ होती है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि अयोध्या कांड नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा गलत है। आप बिल्कुल रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुभ पहर भी पंडित जी से जान लेते हैं। लेकिन शुभ पहर हम जाने उससे पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर में आपको कलश स्थापना का मुहूर्त भी हम बताएंगे। तो शुभ पहर क्या है 22 मार्च का, आइए जानते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 22 मार्च 2023, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश की कपूर से आरती करिएगा। धन और कर्ज की समस्याओं में आपके सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 22 मार्च बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और अब वक्त हो गया है गुड लक राशि के बारे में जानने का। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें खास बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशि के वाहन सुख के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है तुला राशि, और ये राशि वाहन के मामले में भाग्यशाली होती है। इनके लिए काले और नीले रंग के जो वाहन होते हैं वो हमेशा उत्तम होते हैं। अपने वाहन के आगे उसके बोनट पर एक छोटा सा स्वस्तिक लगाएं, आपको वाहन का सुख आसानी से मिलता रहेगा। और गुड लक राशि के बारे में आपने जाना, वाहनों के बारे में आजकल पंडित जी जानकारी दे रहे हैं, और तुला राशि के बारे में आज बात हुई है। अब आगे बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। और महा उपाय क्या है आज का, चलिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में है, आप उसके परिवार के व्यक्ति हैं, आप चाहते हैं कि वो जल्दी स्वस्थ होकर घर आ जाए, तो रोज सुबह और शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो जाता,
तब तक हर शनिवार हनुमान मंदिर में नारियल अर्पित करिए और नियमित रूप से गरीबों को सिक्के का दान करते रहिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे बीमार व्यक्ति जो हॉस्पिटल में है वो जल्दी ठीक होगा, जल्दी घर आएगा, उसकी बीमारी दूर होगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ नवरात्र के बारे में और नवसंवत के बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए और कलश स्थापना का मुहूर्त बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देखते रहिए GNT।